अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये हमारी वीडियो नंबर 4 है जिसके अंदर हम 2019 का सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम जो है डिस्कस करने जा रहे हैं टॉट लॉ का। अब इसमें देखिए पार्ट 1 में वो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि नेग्लिजेंस को डिफ़ाइन करें। ठीक है, मैं साथ साथ बताती जाती हूँ इसका आंसर थोड़ा बहुत। नेग्लिजेंस आपको पता है एक लीगल ड्यूटी, उसकी ब्रीचमेंट एज अ रिजल्ट डैमेज। एलेबोरेट करें करंट प्रिंसिपल टू एस्टैब्लिश द ड्यूटी ऑफ केयर। ठीक है, नेग्लिजेंस के अंदर आपने एग्जांपल्स, एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स, उसके बाद उसकी रेलिवेंट प्रवियर वगैरह बताने के बाद बताना कि इसके अंदर एस्टैब्लिश क्या होती है। ड्यूटी ऑफ केयर का क्या मतलब है? ड्यूटी ऑफ केयर ये है, नेग्लिजेंस में आपको मैंने बताया कि एक लीगल ड्यूटी होती है। अब इसके अंदर चेक किया जाता है कि ड्यूटी ऑफ केयर किसकी थी, यानी कि अगर एक सड़क पर से आदमी गुजर रहा है तो वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है, वो इस काबिल नहीं है कि अगर वो कोई होल देखते तो उसको वो भर सके या वो किसी को भी बता सके, यानी कि वो आप कह सकते हैं इनसेन पर्सन है, इनसेन माइंडेड है, ठीक है, अनसाउंड माइंड है। तो उसकी फिर ये ड्यूटी ऑफ केयर नहीं बनती, उसकी वो लीगल ड्यूटी ही नहीं बनती कि वो उसकी ब्रीचमेंट करें या उसको फुलफ़िल ना करें या उसको फुलफ़िल करें या उसकी ब्रीचमेंट करें या डैमेज निकले। तो एज अ रिज़ल्ट क्या होगा कि वो उसके ऊपर फिर लाइबिलिटी इंपोज नहीं की जाएगी। ठीक है, उसके बाद देखा जाता है कि ड्यूटी ऑफ केयर की डिफरेंट काइंड्स होती हैं कि स्टैंडर्ड क्वालिटी में कि देखा जाता है कि ऑर्डिनरी पर्सन, यानी कि अगर आम पर्सन है जो कि फिट है, वो इस काबिल है कि उस होल को भर सके, तो फिर अगर उसने काम वो नहीं किया तो फिर हम कहेंगे किसने नेग्लिजेंस की है। ठीक है, आगे आता है डिस्कस करें इन डिटेल टॉट ऑफ ट्रेस पास टू पर्सन। हमने पहले भी पढ़ा ट्रेस पास टू पर्सन है कि जो पर्सनल हमारे जो राइट्स होते हैं उनके अंदर जब कोई पर्सन इंटरफेरेंस करता है, उनके अंदर कोई भी पर्सन डिस्कम्फर्ट काज करता है। ट्रेस पास टू पर्सन में डिफरेंट एग्जांपल्स आ जाते हैं, असॉल्ट करना, बैटरी करना, किसी को फॉल्स इम्प्रिजनमेंट करना, किसी के खिलाफ मलिशियसली प्रोसिक्यूट करना, तो ये सब चीज़ें ट्रेस पास टू पर्सन में आती हैं। आगे आता है एक्सप्लेन, इनकी डिटेल में आपको लेटर वीडियोस में इंशाल्लाह बताऊंगी। आगे वो कहता है एक्सप्लेन करें वेरियस मेथड्स ऑफ डिस्चार्ज ऑफ अ वेस्टेड राइट टू एक्शन फॉर टॉट। देखिए जनरल रूल तो ये है कि जब कोई पर्सन टॉट कमिट करता है, यानी कि वो टॉट फीजर है, तो उसको सू किया जाता है कोर्ट के अंदर। लेकिन कुछ ऐसे सरकमस्टांसिस हैं जिनके अंदर अगर उसने टॉट कमिट भी किया लेकिन आप उसके खिलाफ सूट फाइल नहीं कर सकते। वो ऐसे केसेस हैं अगर दोनों पार्टीज़ में से किसी एक पार्टी की डेथ हो जाती है। अगर फॉर एग्जांपल जिसने आपके साथ टॉट कमिट किया उसकी डेथ हो जाएगी तो आप किसको सू करेंगे? किसी को भी टॉट डिस्चार्ज हो जाएगा। अगर जिसके साथ बुरा हुआ है अगर उसकी डेथ हो जाती है तो आप टॉट डिस्चार्ज हो जाएगा, आप किसी वो कौन सू करेगा, किसी को पता ही नहीं है। ठीक है, नंबर 2 आता है अगर आपके खिलाफ किसी ने टॉट कमिट किया लेकिन आप एक अपने एक्वीसेंस जाहिर की, यानी कि आप खामोश रहे, आपने इग्नोर कर दिया, फिर भी टॉट डिस्चार्ज हो जाएगा। उसके बाद आता है टाइम लैप्स हो गया, यानी कि विद इन इसके हर क्राइम के अंदर या हर टॉट ला के टॉपिक के अंदर ना आपके पास एक टाइम होता है, लिमिटेड टाइम, उस टाइम के अंदर अंदर आपने उस पार्टी को सू करना होता है, उसके अलावा आपने एक्शन फाइल करना होता है। लेकिन अगर वो टाइम पर्टिकुलर टाइम जो स्पेसिफाइड टाइम है वो गुजर गया, तो टाइम लैप्स हो गया, तो आप उसको फिर सू नहीं कर सकते। उसके बाद इस केस में भी आपका टॉट डिस्चार्ज हो जाता है। उसके बाद आपके पास अगर कोई स्टैचूटरी अथॉरिटी आ गई है या आपके पास कोई जजमेंट रिकवर्ड हो गई है, कोई ऐसी जजमेंट है जो उस पर्सन के फेवर में आ गई है, तो आप फिर भी आपका टॉट डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है अगर आपने उस पर्सन को रिलीज़ कर दिया, उसको माफ़ कर दिया, तो फिर भी टॉट डिस्चार्ज हो जाएगा। इस तरह डिफरेंट वेज आएंगे। आगे आता है व्हेन एंड हाउ डज वाइकेरियस लाइबिलिटी ऑफ एन एम्प्लॉयर अराइज फॉर द एक्ट्स ऑफ हिज एम्प्लॉय। हमें पता है कि वाइकेरियस लाइबिलिटी रिलेशनशिप वाले केसेस में आती है जब एक पर्सन जो कि अंडर है वो कोई काम करता है और उसके जो ओनर है उसका या उसका जो हाई लेवल पे है उसको सू किया जाता है। शुड वन पर्सन बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्ट्स ऑफ अनदर? येस, एक पर्सन को दूसरे पर्सन के काम के लिए रिस्पॉन्सिबल किया जा सकता है अगर वो 3-4 टेस्ट वगैरह में पास हो, यानी कि वो टेस्ट हमने डिवाइस किए थे इस एरिया के अंदर, रिलेशनशिप टेस्ट है, पेमेंट टेस्ट है, उसके बाद आपका इन्फ्लुएंसिंग पावर का टेस्ट एक्सेट्रा। तो वो टेस्ट में अगर पूरा आ गया, रिक्वायरमेंट्स पूरी हो गई है, तो फिर हम दूसरे पर्सन को रिस्पॉन्सिबल कर सकते हैं। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ डेफामेशन इन टॉट लॉ एंड व्हाट आर द डिफेंसेस अवेलेबल इन सुच अ सूट? अभी तक हमने जितने पेपर्स पढ़े सब के अंदर ये क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही आया हुआ है। डेफामेशन ये है कि आपकी रेपुटेशन को बंदा हार्म करे इस नीयत के साथ कि आपको राइट थिंकिंग मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी के में डिस्कम्फर्ट करें, आपको वहाँ पे हाँ उनकी नज़रों में आपको बुरा बनाए, जो कि फॉल्स आपके ऊपर कोई एम्पुटेशन करे। और उसके बाद डिफरेंट डिफेंसेस आते हैं कि स्टैचूटरी अथॉरिटी आपके पास है या फिर आपने ट्रूथ का या फिर किसी कंडक्ट को रिवील किया, तो ये सब आपके डिफेंसेस हैं। Beside malice, what else is required to be proved in a suit for malicious prosecution? Support your answer with case law. अब वो कह रहा है कि malicious prosecution में malice के अलावा आपने क्या प्रूव करना होता है? प्रूव आपने ये करना होता है कि इसने किसी भी प्रोबेबल कॉज के बगैर मेरे खिलाफ सूट फाइल किया है और सूट की जो प्रोसीडिंग्स थी उसके लास्ट पे जो डिसीजन आया वो मेरे फेवर में आया है, तो एज अ रिजल्ट मुझे डैमेज भी हुआ है। ये सब असेंशियल्स आपने इसके अंदर इलेबोरेट करने और साथ में आपने केस लड़ाना है मिस्टर अब्रात वर्सेस नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे कंपनी। डिफरेंट टाइप्स ऑफ डैमेजेस आपने बताना है जिसमें कॉन्टेम्पचुअस है, नॉमिनल है, उसके बाद जनरल है, स्पेशल है, मॉनेटरी है, पेक्यूनरी है, एक्सेट्रा। इंजंक्शंस आपने बतानी है जिसमें परमानेंट है, टेम्परेरी है, उसके बाद प्राइवेट है, पब्लिक है, उसके बाद आपकी इंटरलोक्यूटरी है, परपेचुअल है, एक्सेट्रा, जो कि कोर्ट गिव करती है इन टॉट गिव एग्जाम्पल्स के साथ। आगे बताता है हाउ डू विनफाइल्ड एंड सेलमन डिफाइन टॉट एंड व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स नेसेसरी टू एस्टैब्लिश लायबिलिटी इन टॉट।
विनफील्ड ये कहता है कि जो टॉट है वो एक ब्रॉडर टर्म है, हर वो चीज़ जो कि किसी भी पर्सन को, सोसाइटी के पीस को ख़राब करे उसको हम टॉट में लेकर आते हैं, ऑल्दो वो पहले से प्री फिक्स्ड नहीं है। और सेलमेंट ये कहता है कि टॉट जो है वो एक कन्फाइंड सी टर्म है, यानी कि वो पिजन होल थ्योरी का कॉन्सेप्ट देता है डेफिनेशन में इसकी। वो कहता है जो इस थ्योरी के अंदर आते हैं टॉट्स, जो उसने पर्टिकुलर पहले से बता दिए हैं, अगर वो हुए हैं तो फिर वो टॉट है, इसके अगेंस्ट में कोई टॉट नहीं है। आगे इसके इंग्रेडिएंट्स आपको पता है, लीगल डैमेज होगा, पहले लीगल रेमेडी होगी, लीगल इंजरी होगी, तो फिर आप कहेंगे टॉट कमिट हुआ है। पार्ट 2 में आपको ईजमेंट आ गया, विद रेफरेंस टू रेलिवेंट स्टैट्यूटरी प्रोविजन एक्सप्लेन द डिफरेंट काइंड्स ऑफ ईजमेंट। ईजमेंट की डिफरेंट काइंड्स हैं, सेक्शन 4 है, 5, 6 है, जो कि बताता है टेम्परेरी है, परमानेंट है, अर्बन है, रूरल है, प्राइवेट है, पब्लिक है। उसके बाद आपकी एपरेंट है, नॉन एपरेंट है, कॉन्टीन्यूस है, नॉन कॉन्टीन्यूस एक्सेट्रा। आगे वो कहते हैं एक्सप्लेन करें ईजमेंट कैसे एक्वायर्ड की जाती है, कैसे इस्टेब्लिश की जाती है, थ्रू ग्रांट। ग्रांट यानी कि कोई लॉ आपके ऊपर इम्पोज करता है ईजमेंट, यानी कि आपके पास कोई आसाइश का हक नहीं था, आपने कोर्ट में जाके फाइल की पटिशन के भाई मैं ऐसे हमारी मलहका ज़मीनें हैं तो यहाँ पर अब हमें ईजमेंट चाहिए, तो वो फिर ग्रांट आपको गिरत करती है, कोर्ट आपको अवार्ड करती है लॉफुल तरीके से। प्रेस्क्रिप्शन ये है कि अगर आपके पास कोई भी चीज़ को एंजॉय करते हुए किसी दूसरी प्रॉपर्टी में से आपका हक इस्तेमाल करते हुए 20 साल गुजर गए हैं तो वो आपके ऊपर प्रेस्क्राइब हो जाती है, वो आप एक्वायर कर लेते हैं। अगर वो प्रॉपर्टीज़ हुकूमत की है, गवर्नमेंट वाली प्रॉपर्टी है, तो उसके अंदर आपके 60 ईयर्स चाहिए होते हैं। 60 ईयर्स तक अगर आपने वो चीज़ एंजॉय की है तो आपका उसके अंदर ईजमेंट राइट इस्टेब्लिश हो जाता है। और कस्टम ये है कि आपकी जद्दी पुश्ती लोग जो हैं, आपके बाओ अजदाद वगैरह, वो सारे बचपन से ही आप उसे यूज़ करते आ रहे हैं, तो वो कस्टमरी बेस्ड ईजमेंट एक्वायर हो जाएगी। तो ये भी आपकी एक वीडियो थी, इसके अंदर डिटेल जितने भी क्वेश्चन है ये सारे हम डील बाय इसके करेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियोस में। एक दफ़ा पेपर आपकी कंसेप्ट को पता चल जाए कि पेपर में क्वेश्चन आता किस तरह से और उसको अटैम्प्ट कैसे करना है। थैंक यू।